तो हमें क्या पढ़ना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्या है, भारतीय संविधान का भाग 4 है और अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद अनुच्छेद 36 से 51 है, 36 टू 51 है, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहा है इसको, ये जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाला जो पार्ट है, इसको सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के, इसका उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ये इसका उद्देश्य है। आपको बताया था हमने कि फंडामेंटल राइट का उद्देश्य क्या था, राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित किया जाना, ये याद होगा आपको। इसको कई लोगों ने क्या किया, इसको सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा, सामाजिक, इस भाग को किसी ने सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा, यानी वो दस्तावेज जिससे सामाजिक क्रांति आ जाएगी, है ना। और क्या है, तो मतलब ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि यह सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों को प्राप्त करने का क्या, एक सशक्त माध्यम है, इस तरीके की बात कह दिया गया। और एक्चुअली क्या हुआ, ये इस भाग में जो भी बातें लिखी हुई हैं उसके बारे में कहा जाता है कि ये भावी सरकारों का क्या है, उत्तरदायित्व है। भविष्य में जो सरकारें होंगी उन सरकारों के लिए डीपीएसपी अपने आप में उत्तरदायित्व के जैसा है, ठीक है, उत्तरदायित्व के जैसा है, ये बातें कह दी गई। इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले देख लीजिए। दूसरी बात हम आपको ये भी बोले कि ये अवाद योग्य भाग है, अवाद योग्य भाग है मतलब नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है, ये भी बात आप पहले ही देख चुके, यानी आप न्यायपालिका का सहारा नहीं ले सकते हैं इस भाग में वर्णित किसी भाग को आगे इंप्लीमेंट कराने के लिए। अगली बात इसको याद रखिएगा, इसको शासन का मूलभूत आधार भी बोलते हैं, मूलभूत माने फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस भी कहा जाता है, शासन का क्या है, मूलभूत आधार भी बोलते हैं। अगली बात क्या है, ये जो भाग है वो राज्य, एक कल्याणकारी जो राज्य है, कल्याणकारी राज्य के चरित्र को उजागर करता है, चरित्र को उजागर करता है। ये सब बातें आपके साथ हमारी हो चुकी हैं, इस तरीके की बातें हैं, है ना। तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट। हमने क्या बताया कि ये भारतीय संविधान का भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से 51 है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का एक माध्यम है, सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, भावी सरकारों के लिए उत्तरदायित्व है, अवाद योग्य है यानी कोर्ट में नहीं जा सकते, शासन का मूलभूत आधार है, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट के चरित्र को ये पुष्ट करता है, ये क्या करता है, ये स्थापित करता है। और बातें इसमें क्या कह सकते हैं आप, और क्या कह सकते हैं कि जैसे आप यूं ये भी बात कह सकते हैं कि ये जो सरकार है, सरकार जो है जब नीति निर्माण करेगा, है ना, जब नीति निर्माण करेगा तो यह भाग मतलब भाग 4, यह भाग यानी भाग 4 है ना, वो क्या है, मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा, मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा, ये पॉइंट हमने कहा। गाइडिंग प्रिंसिपल्स इसको कहेंगे जब भी नीति निर्माण सरकार करेगा, इसीलिए इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया। तो कई सारे पॉइंट्स आपके सामने इस स्लाइड में, और हर एक अपने आप में क्वेश्चन है। भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से 51 है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है। एक सेकंड प्लीज। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र
की स्थापना की बात करता है, देख सकते हैं आप, ठीक है। या इसके अलावा सामाजिक क्रांति का क्या है ये, तो दस्तावेज है। या इसके अलावा सरकार जब नीति निर्माण करेगा तो मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा, गाइडिंग प्रिंसिपल्स की वैल्यू निभाएगा। ये अवाद योग्य भाग है, ठीक है। शासन का मूल आधार है और कल्याणकारी राज्य के चरित्र का उजागर करता है। इतनी बातें आपने देखा। इसमें कुछ बातें और याद रखिएगा जो मैं एकदम स्पष्ट कह दूं आपको, कि जैसे कल्याणकारी राज्य का जो चरित्र का उजागर करता है, ये आर्टिकल 38 है, अनुच्छेद कितना में, 38 में ये कहा गया है। कितना में कहा गया है, अनुच्छेद 38 में कहा गया है ये। अच्छा, भावी सरकारों का जो दायित्व की बात कह रहे हैं, तो ये आर्टिकल 37 में कहा गया है। यानी ये जो मार्गदर्शक की भूमिका है, अनुच्छेद 37 कहता है। समझ में आई मेरी बात या नहीं समझ में आई, बोलिए। अवाद योग्य है ऐसी बात कौन कहता है, तो आर्टिकल 37 अवाद योग्य इसको ठहराता है। आर्टिकल 37 अवाद योग्य ठहराता है। इस भाग का जो फर्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 36, मैंने फंडामेंटल राइट पढ़ाने के दौरान आपको बता दिया था कि इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है, और ये वही परिभाषा होगी जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है। और ये बात मैं बता चुका हूं, उसको क्लियर कर चुका हूं कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा। सो अभी राज्य के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। कोई भी एक लाइन अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, समझना होगा चीजों को, और इन प्रश्नों का जवाब आपको देना होगा। थोड़ा सा एक दो लाइन और, एक दो पॉइंट और समझ लीजिए कि ये जो डीपीएसपी है, ये कुल मिलाकर के इसमें 3 प्रकार के तत्व दिए गए हैं। अच्छा, या इसमें अलग से बता देते हैं, चलिए। हाँ चलिए, मैं ये बात कह रहा हूं कि जो निदेशक तत्व का जो वर्गीकरण की बात करें, निदेशक तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये बात तो याद रखिएगा। ये वर्गीकरण का 2 आधार है। एक आधार क्या है, 2 आधार है। क्या क्या आधार है देख लीजिए। सबसे पहले दोनों आधारों का मैं लिख दे रहा हूं क्या क्या है। एक तो कुछ ऐसे निदेशक तत्व हैं जो राज्य के लिए आदर्श हैं, आदर्श के रूप में कुछ निदेशक तत्व हैं। कुछ हैं जो राज्य के नीति निर्माण के लिए निर्देश हैं, जो नीति निर्माण हेतु क्या है, डायरेक्शंस हैं, हेतु निर्देश हैं। और कुछ ऐसे हैं जो नागरिकों के ऐसे अधिकार जो वाद योग्य नहीं है, यानी नागरिक अधिकार है, कुछ नागरिक अधिकार है। समझिए मेरी बात को। 3 टाइप की निदेशक तत्व जो टोटल जो है 36 से 51 में जितनी बातें की गई हैं, वो कुछ तो राज्य के आदर्श हैं, कुछ नीति निर्माण में निर्देश की तरह है कि वो आपको उसको ध्यान रखना है, और कुछ है कि वो नागरिकों के लिए क्या है, अधिकार है। समझ में आई मेरी बात। इस तरीके की कुछ बातें हैं इसमें, जैसे अभी मैं बताऊंगा अलग अलग आर्टिकल इसमें क्या है क्या नहीं है, उतना दूर नहीं आपको चलना है, इसीलिए, है ना। फिर एक और वर्गीकरण है इसमें, निदेशक तत्वों का एक और वर्गीकरण है, मतलब एक और तरीके से निदेशक तत्वों को वर्गीकृत किया जा रहा है। वो क्या है, तो इसमें याद रखिएगा, इसमें 3 टाइप के निदेशक तत्व हैं। एक तो आपको जैसे आप मान के चलिए कि कुछ समाजवादी निदेशक तत्व हैं, समाजवादी तत्व हैं। इसमें कुछ गांधीवादी तत्व हैं, गांधीवादी तत्व हैं, और कुछ क्या हैं, तो उदारवादी तत्व हैं। अब देखिए, समझिए तीनों की बातों को। समाजवादी तत्व है, मतलब जो समाजवादी मूल्य के बारे में बात करेगा, समाज में आर्थिक असमानता की बात करेगा, आर्थिक असमानता को हटाने की बात करेगा, आर्थिक समानता स्थापित करने की बात करेगा, मजदूरों की बात करेगा, मजदूरों का जो प्रबंधन में हिस्सेदारी की बात करेगा, इस तरीके की बात जो करेगा। गांधीवादी तत्व वो हैं जो
कमजोर जो पिछड़े समुदाय हैं उनके बारे में बात करेगा, कई बार मद्यपान वगैरह इसका विरोध करेगा, ग्राम पंचायतों की बात करेगा। ऐसे तत्वों को गांधीवादी तत्व के रूप में लोग जानते हैं। और उदारवादी तत्व कौन है? उदारवादी तत्व कौन है? लिबरल है, तो जो लिबरलिज्म, जो उदारवाद को बढ़ावा देगा सरकार के लेवल पे, वो तत्व हो गए। तो कुल मिलाकर के वर्गीकरण है, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं अभी बताऊंगा कि इसमें और क्या कुछ किया जा सकता है ताकि आपको समस्या ना हो। लेकिन इस तरीके का 2 अलग अलग क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इससे क्वेश्चन भी यूपीएससी तक ने क्वेश्चन पूछा है, सीधा पूछ देगा निम्न में से कौन गांधीवादी तत्व। तो गांधीवाद के बारे में एक बात आप जान लीजिए, गांधीवाद गांव पर फोकस करेगा, और गांव पर फोकस करेगा तो इसका मतलब वो पंचायतों पर फोकस करेगा। अभी मैं दिखा दूंगा, अभी क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। आइए ना आगे बढ़ता हूं। चलिए यहां, चलिए ये देख सकते हैं आप, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स दिख रहा है आपको, आपके पूरे स्क्रीन पे आ गया होगा, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा मोबाइल स्क्रीन पे अगर आप पढ़ रहे हो तो। हम दिखा रहे हैं आपको कि डीपीएसपी है, डीपीएसपी है यहां लिखा हुआ देख सकते हैं, और इसके अलावा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स यानी समाजवादी, जो समाजवादी तत्व हैं उसकी बात हो रही है, तत्वों के बारे में बात हो रही है। देखिए क्या है, सबसे पहले 36 छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। सबसे पहले यहां देखिए 37 है, आर्टिकल 37 दिख रहा होगा आपको, आर्टिकल 37 बहुत क्लियरली 2 बातें कह दी गई हैं कि नॉट एनफोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट, यानी इसको हिंदी में आप कहेंगे अवाद योग्य। अभी हमने बताया अभी कि अनुच्छेद 37 में शुरू वाले स्लाइड में, ठीक है। बाकी ये फंडामेंटल है यानी जरूरी है, जरूरी तत्व है प्रशासन में, ठीक है। बस इतना हमने अभी बताया, गवर्नेंस में आधारभूत तत्व है। और शेल अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स व्हेन मेकिंग लॉज, यानी आप जब नीति निर्माण में, नीति ये क्या कह रहा है, नीति निर्माण में, लॉ मेकिंग में इन सिद्धांतों का क्या करेंगे आप, प्रयोग करेंगे। ये अनुच्छेद 37 कह रहा है। एक एक आर्टिकल भी समझते जाइए। देखिए आर्टिकल 36 राज्य को परिभाषित कर रहा है। आर्टिकल 37 में 2 बातें, एक तो ये अवाद योग्य है, और दूसरी बात नीति निर्माण में आप इसको, इन सिद्धांतों को ध्यान में रखिएगा। ये आर्टिकल 37 है। आर्टिकल 38 देखिए यहां पे दिया हुआ है नीचे, इसमें क्या कर दिया है, ये देख सकते हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात हो रही है, यानी एक तरीके से लोक कल्याणकारी राज्य को इंश्योर कर रहा है आर्टिकल 38, जो कि सोशल ऑर्डर को प्रमोट करेगा, सिक्योरिटी, सुरक्षा वगैरह प्रदान करेगा। और ऐसा जहां भी है कौन करेगा, सब राज्य करेगा, स्टेट करेगा। देखिए ये जो डीपीएसपी है उसका जो एक वर्जन है वो ये है कि राज्य ये करेगा, राज्य ये करेगा, क्योंकि राज्य के लिए ये निर्देश है, स्टेट के लिए निर्देश है, ठीक है। जबकि फंडामेंटल राइट आप पढ़ रहे थे, राज्य ऐसा नहीं कर सकता, राज्य ऐसा नहीं कर सकता, राज्य ऐसा नहीं कर सकता, यहां भेदभाव नहीं कर सकता, वहां भेदभाव नहीं कर, ऐसी बातें थी। तो वो राज्य को क्या करे, एक तरीके से नागरिकों को सशक्त कर रहा है, राज्य की शक्ति घटा रहा है। जबकि डीपीएसपी क्या करेगा, राज्य की शक्ति को थोड़ा बढ़ा रहा है। आइए देखिए आर्टिकल 39, शायद मेरे फोटो की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बाद में इसको आप ले लीजिएगा, मैं इसका आपको भेज दूंगा पीडीएफ। देखिए क्या है 39 में, क्या है, कह रहा है कि आप जीवन जीने के लिए एडिक्वेट जो मीन्स है, पर्याप्त साधन का विकास करेगा राज्य। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, तो एक तरीके से समान जो वितरण है, समान वितरण, न्यायपूर्ण वितरण की बात करेगा, न्यायपूर्ण वितरण, यानी संसाधनों का एक जगह जमा नहीं होकर के क्या होगा, न्यायपूर्ण वितरण हो जाएगा, ये बात कह रहा है। मैंने देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट, मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, है ना, वो कॉमन गुड के लिए हो, सबके उसमें हित साधे जा सके। जो मटेरियल रिसोर्सेज है, जो भौतिक संसाधन है समाज के, वो सबके लिए हो, ये कह रहा है। फिर 39 में ही कह रहा है प्रिवेंशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, और मतलब जो धन का जो कॉन्सेंट्रेशन एक जगह हो जा रहा है, जमा हो जा रहा है, वो न हो। देख सकते हैं सब समाजवादी है, मतलब आप समानता की बात कर रहे हैं। यहां देखिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कह रहा है कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, क्या करेंगे हम,
क्या करेंगे, समान काम के लिए समान वेतन की बात करेंगे। और क्या करेंगे, स्वास्थ्य स्ट्रेंथ आदि का क्या करेंगे, प्रिजर्वेशन करेंगे, सुरक्षा देंगे। अपॉर्चुनिटीज ऑफ हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों का जो हेल्दी डेवलपमेंट है उसको हम लोग उसके राज्य उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। फिर एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है 39A नीचे में, वो है कह रहा है इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड, है ना। यानी हम क्या करेंगे, फ्री लीगल एड देंगे, मुफ्त न्यायिक सुविधा देंगे, मुफ्त न्याय, इसको कहते हैं मुफ्त, समान और मुफ्त न्याय कहते हैं, ठीक है। 39A क्या कह रहा है, तो समान एवं मुफ्त न्याय, बढ़िया से याद रखना इन बातों का, ठीक है। फिर आगे चलिए इधर, अब इधर आपको दिख रहा होगा 39A के बाद 40 नहीं दिया हुआ है, चलिए 40 में कुछ और है, 41 देखिए, क्योंकि 40 जो है ना वो गांधीवादी प्रिंसिपल है ना, इसीलिए नहीं दिया हुआ। 41 क्या कह रहा है कि जो लोगों का जो राइट है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, पब्लिक असिस्टेंस, ये 3 प्रकार के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करेगा स्टेट। कौन कौन, शिक्षा, जो काम का अधिकार है वो, और जो लोक सहायता जो मिलता है किसी व्यक्ति को, वो जो अधिकार है उन अधिकारों की सुरक्षा कौन करेगा, राज्य करेगा। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, अदर डिसेबिलिटीज, ये सब पब्लिक लोक सहायता हुआ है सब, ठीक है। फिर देखिए आर्टिकल 42 क्या कह रहा है कि काम करने का ह्यूमन कंडीशंस डेवलप करेंगे आप, ऐसा नहीं कि काम करेंगे आप, क्या है, मानवीय दशाओं का भी, उचित कार्य दशाओं का को तैयार करेंगे, ये कह रहे हैं। 43 में क्या कह रहा है, तो 43 में देखिए 43A कह रहा है कि इंडस्ट्रीज में सिक्योर पार्टिसिपेशन, क्या, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन, यानी मजदूरों की जो हित है, भागीदारी है, वो इंश्योर करेंगे। फिर देखिए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात कर रहा है 43, कि भाई बेहतर जीवन स्तर को सुनिश्चित करेगा राज्य लोगों के लिए, है ना ये बात। फिर क्या कर रहा है, फुल एंजॉयमेंट, मतलब आप खुश रहें, ऐसा भी हो, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाएंगे, ये सब, ठीक है। फिर देखिए 43 के बाद सीधा आ जाते हैं लोग 47 में, या नीचे 47 में क्या कर रहा है, जीवन का स्तर को बेहतर करेंगे, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, यानी आपका जो पोषण स्तर है उसको बेहतर करेंगे, और पब्लिक हेल्थ, ये देखिए पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करेंगे, ये सारी बातें कह रहा है। तो ये जो जितनी चीजें आपने देखा वो समाजवादी तत्व है। 37, 38, 39, 39A। इंपॉर्टेंट क्या है समझ लीजिए, एक इंपॉर्टेंट है 36 जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया, याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट 37 जिसमें कहा गया ये पूरा भाग ये अवाद योग्य है, इसको कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, और नीति निर्माण में ये बहुमूल्य चीज है, निर्देशक टाइप का, ये 37 ये इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट 38 है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है, तो 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में ये भाग अवाद योग्य है, और नीति निर्माण में इन चीजों का, इन तत्वों का आप उपयोग करेंगे। 38 में लोक कल्याण को अभिवृद्धि करेगा राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को स्वीकार किया गया है। तो 36, 37, 38 वेरी इंपॉर्टेंट। 39 एक इंपॉर्टेंट है जिसमें कहा गया समान एवं निःशुल्क न्याय, समान एवं निःशुल्क न्याय, इक्वल एंड फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। फिर आगे बढ़ता हूं, चलिए ये क्या है, तो समाजवादी तत्व है जो समाजवाद को बढ़ावा दे, समाजवादी मूल्यों को बढ़ावा दे रहा है। अब देखिए गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स में देखिए कौन कौन सा आर्टिकल है। सबसे पहले देखिए आर्टिकल 40 है, एक मिनट है, चलिए एक आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 43 है, आर्टिकल 46 है, आर्टिकल 47 है, और आर्टिकल 48 है। ये सब गांधीयन प्रिंसिपल्स हुए, देख लेते हैं क्या है इसमें। देखिए चलिए 40 क्या कह रहा है, देखिए 40 वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, 40 इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन यानी गठन करेगा किसका, विलेज पंचायत का। तो ग्राम पंचायतों का गठन करेगा कौन, स्टेट, और ये किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 40 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखिएगा, पहली बात। तो ये गांधीवादी प्रिंसिपल हुआ। हमने अभी बात की ना कि गांव की बात की जाएगी तो गांधी जी, एकदम जब जमीनी स्तर की बात करेंगे तो गांधी जी आ जाएंगे। फिर देखिए आर्टिकल 43 क्या करेगा, कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब कुटीर उद्योग,
अब कौन करेगा? गांव घर का गरीब व्यक्ति नहीं करेगा कुटीर उद्योग, उसको राज्य क्या करेगा? प्रोमोट करेगा। कहां पे? रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में। इंडिविजुअल भी यानी व्यक्तिगत रूप से भी, और कोऑपरेशन बेसिस भी यानी सहकारी आधार पर भी, यानी एक साथ मिलकर के कई लोगों को भी। लेकिन क्या करेंगे? कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा राज्य। पहले अनुच्छेद 40 क्या कर रहा है? ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 43 क्या कर रहा है? राज्य क्या करेगा? कुटीर उद्योग को प्रमोट करेगा। आर्टिकल 43B ये क्या कह रहा है? देखिए, प्रमोट करेगा क्या क्या? वॉल्यूंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल और प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इन सब चीजों को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। आर्टिकल 46 क्या प्रमोट करेगा? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, SC, ST एंड अदर जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, ठीक है, इनके लिए, इनको क्या करेगा? इनके इंटरेस्ट्स, इनके जो हित हैं उसको प्रोमोट करेगा। एजुकेशनली भी यानी उसके शिक्षा से जुड़े हित, उसके आर्थिक हितों को प्रोमोट करेगा। जिससे क्या प्रोटेक्ट हो जाएगा? तो सोशल जस्टिस और एक्सप्लॉइटेशन, सामाजिक न्याय की स्थापना होगी और शोषण से इनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के अनुच्छेद 46 जो पिछड़े वर्ग है समाज के, उनके हित में राज्य काम करेगा, उनको प्रोमोट करेगा। 47 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 47 क्या प्रोहिबिट करेगा? कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, मद्यपान वगैरह को क्या करेगा? प्रोहिबिट, प्रतिबंध लगाएगा। और ड्रग्स का भी प्रतिबंध लगाएगा, मतलब नशीले पदार्थों का, क्योंकि ये इंजूरियस टू हेल्थ है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी ये जो शराबबंदी वगैरह हो रहा है वो इसी का एक तरीके से इंप्लीमेंटेशन है। 48 देखिए, 48 क्या कह रहा है? गाय, बछड़ा और अदर जो है ना, उनको क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे, प्रमोट करेंगे। और कैटल स्लॉटर को क्या करेंगे? हम लोग कम करेंगे, है ना, यानी हत्या नहीं होगी पशुओं की। और उसके ब्रीड्स को भी इंप्रूव करेंगे, उसके पीढ़ियों को भी इंप्रूव करेंगे। ये गांधीवादी प्रिंसिपल। देखिए, गांधी दिख रहा है ना कि एकदम सीधा मास पीपल से जुड़े जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को टच कर रहा है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग को बढ़ावा, अनुच्छेद 46 SC ST वगैरह को प्रमोट करना, अनुच्छेद 47 मद्यपान वगैरह या नशा वगैरह, नशीले पदार्थ वगैरह को प्रतिबंधित करना, अनुच्छेद 48 गाय, बछड़ा, इन चीजों को क्या करना? दुधारू नस्ल के पशुओं को क्या करना? प्रोटेक्ट करना, और इनके वध वगैरह ना हो, हत्या वगैरह ना हो, ये भी सुनिश्चित करना। देखिए, गांधी, इसीलिए गांधी दुनिया के बहुत बड़े मास लीडर हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि जमीन से जुड़े मुद्दों को बहुत जल्दी, बहुत अच्छे तरीके से पकड़ के रखते हैं। नेक्स्ट, यहां आप देख सकते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, यानी उदारवादी तत्व की मैं बात कर रहा हूं। आइए उदारवादी तत्व के बारे में बात। देखिए, कुछ आर्टिकल उसमें आपको रट लेना 5-7, जैसे आर्टिकल 44 4 और 4 बराबर होता है, इक्वल होता है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है। समान नागरिक संहिता की बात करता है अनुच्छेद 44। समान नागरिक संहिता, सभी नागरिकों के लिए नागरिक संहिता समान होना चाहिए, है ना। कोई किसी और तरीके से शादी करेगा, कोई किसी और तरीके से विवाह का कानून है, कहीं विवाह विच्छेद के लिए कुछ और कानून है, कहीं विवाह विच्छेद के लिए कुछ और कानून, ये नहीं चलेगा। ये पॉइंट है। आर्टिकल 45 क्या कह रहा है? 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे हैं, इन सब का अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए व्यवस्था करेगा। इसके पहले यहाँ पे 6 से 14 लिखा हुआ था, लेकिन अब तो उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया आर्टिकल 21A के जरिए, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 45 में क्या है? 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर। अर्ली चाइल्डहुड केयर मतलब आप क्या करेंगे? उसको एक तरीके से बाल्यावस्था में जो ध्यान दिया जाता है वो सब करिएगा, है ना। और उसके एजुकेशन की बात करेंगे। 48 मैं उदारवादी तत्वों के बारे में बात कर रहा हूं। 48 ऑर्गेनाइज टू, और स्टेट विल क्या ऑर्गेनाइज करेगा? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री कहने का मतलब क्या हुआ? पशुपालन। स्टेट क्या करेगा? इन चीजों को बढ़िया से आगे बढ़ाएगा। एग्रीकल्चर यानी कृषि, ये 48 में है, तो ये भी बात याद रखिएगा। 48A देखिए, 48A यानी बाद में लाया गया है। क्या क्या कर रहा है? इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण संरक्षण करेंगे, पर्यावरण संरक्षण करेंगे, राज्य करेगा 48A के जरिए। और टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट, वन और वन्य जीवों को क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। पर्यावरण का सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा और वनों की सुरक्षा। 48A वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 48 में क्या है? तो पशुपालन और कृषि को बढ़ावा देगा।
जबकि 48A में क्या है, तो पर्यावरण, वन और वन्य जीव की सुरक्षा करेगा। 49 क्या बोल रहा है, जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं, यानी जितने भी क्या कहें उसको, ऐसे स्मारक वगैरह, स्मारक भवन वगैरह जो है, वो स्थान, ऑब्जेक्ट्स जो कि आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक वैल्यू के हैं, मतलब ऐतिहासिक वैल्यू के हैं, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, राष्ट्रीय महत्व के हैं, उनको क्या करेगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा राज्य, उनको सुरक्षा प्रदान करेगा, ऐसे स्मारकों को, ऐसे भवनों को वगैरह वगैरह। अनुच्छेद 50 सेपरेट करेगा, किसके किसके, दो चीजों को अलग करेगा, जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करेगा, पब्लिक सर्विसेज उससे बेहतर होंगे, है ना। तो जुडिशियरी को यानी न्यायपालिका को किससे अलग करेगा, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका से, है ना, से पृथक करेगा। ये बात याद रखिएगा, ये आर्टिकल 50 कह रहा है। एंड लास्ट इज 51 जो कि भारतीय विदेश नीति का आधार भी है। देखिए क्या है, प्रमोट करेगा, किस चीज को बढ़ावा देगा, इंटरनेशनल पीस, अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, इन दो चीजों का। फोस्टर रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट करेगा किसको, तो अंतरराष्ट्रीय जो संधि है, नियम है, अंतरराष्ट्रीय कानून है, उनको आप क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, या जो भी जितनी प्रकार के संधि वगैरह, अग्रीमेंट वगैरह हुआ है उसको करेंगे रिस्पेक्ट। और एनकरेज सेटलमेंट्स, यानी आप क्या करेंगे कि जो विवाद वगैरह होगा तो उसका समाधान को इनकरेज करेंगे, किससे, तो आर्बिट्रेशन से, मध्यस्थता के जरिए। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता, मतलब बिना लड़ाई झगड़ा युद्ध किए अंतरराष्ट्रीय जो विवाद है उनको सुलझाने में आपका विश्वास रहेगा। इसको लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स कहते हैं, उदारवादी तत्व कहते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आर्टिकल 44 भी याद रखना आपको, है ना। तो 44 में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस तरीके से। 48A में क्या है, तो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके भारतीय विदेश नीति का आधार 51 है। विदेश नीति का क्या है, का एक तरीके से आधार है, इससे पता चलता है भारतीय विदेश नीति। तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें हुई। इस तरीके से आप क्या करते हैं, 3 प्रकार के आपके पास क्या हो गया, क्या हो गया, विभिन्न 3 प्रकार के डीपीएसपीज हो गए। तो याद रहेगा या नहीं रहेगा, बताइए मुझे जरा, याद रहेगा या नहीं रहेगा। अब देखिए एक लाइन और थोड़ा बता देता हूं पीटी के लिहाज से, कि भाग 4 के अलावे डीपीएसपी माना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है, यानी राज्य के लिए कुछ निर्देश है। कहां, भाग 4 के अलावे एक है आपका अनुच्छेद 350 का, 350 का, एक तो ये है। इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के अंदर का स्थानीय प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों, वर्गों के बच्चों को शिक्षा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए। क्या कह रहा है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, है ना, उन बच्चों को प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है, स्तर की शिक्षा, प्राइमरी लेवल की शिक्षा मातृभाषा में मुहैया कराया जाए। और ये कौन करेगा, राज्य करेगा, ऐसा, ठीक है। एक ऐसे ही बात कर दी गई कहां पे, 351 में। वहां पे क्या कहा गया कि राज्य जो है क्या करेगा, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने में का प्रयास करेगा। राज्य हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार का प्रयास करेगा। ये बात कह दिया है आर्टिकल 351 में, बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और 335 भी एक है, आर्टिकल 335, इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें क्या किया गया है बता देता हूं आपको। ये जो आप SC ST के जो आरक्षण का जो दावा है, आरक्षण का दावा, ठीक है, तो आरक्षण का दावा जो है वो ठीक है, लेकिन याद रखिएगा एक बात राज्य को कहा गया है कि प्रशासन में दक्षता से समझौता किए बिना इस प्रकार का आरक्षण की बात आप करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये 3 प्रकार के डीपीएसपीज हैं,
350 का करीब 351 और 335, और ये सारी जो है भाग 4 के अलावे डीपीएस में है। और इस तरीके से मैं ये मान के चलता हूं कि आपका पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी बात मैंने आपको बता दिया, जितना आर्टिकल बता दिया, ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूं।